हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्टनर्स, देयर रिलेशंस एंड लायबिलिटीज इन एन एलएलपी। इससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं, ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का। सो ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली इस यूनिट को मैं कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि मैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है उसके एनालिसिस और रिलीज करने में थोड़ा बिजी हो गया था। और मैंने अभी तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्लस एलएलपी एक्ट के मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए, वो मैंने रिलीज़ कर दिया है। तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ डाउनलोड करके उसको रेफर कर लेना। अगर आपने पढ़ाई अभी भी स्टार्ट नहीं की है तो उस लिस्ट को आप करके जाओगे तो भी आप एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से कर लोगे। मैंने उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपका कॉलेज का मटेरियल जो है वो भी ऐड कर दिया था, और सारे के सारे क्वेश्चन का फुल कवरेज है। तो आपको उसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप बेफिक्र होकर उसको रेफर कर सकते हैं। आ जाइए, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते जाऊँगा बीच-बीच में, ठीक है? इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ। आ जाइए। हाँ, मैं इसको थोड़ा-सा पतला कर देता हूँ, चलिए। हू कैन बिकम पॉइंट नंबर 1, हू कैन बिकम पार्टनर्स इन ऑफ एन एलएलपी। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था, और पुराने लेक्चर्स का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। पार्टनर कौन बन सकता है? पार्टनर आपके इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो बन सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो भी बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता है? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी और फॉरेन एलएलपी, ठीक है? और कौन लोग नहीं बन सकती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। कौन-कौन बन सकता है ये तो लोगों को पता ही होता है, कौन नहीं बन पाता ये नहीं पता होता। कौन नहीं बन पाता पार्टनर एलएलपी में? सबसे पहले आपका आता है एचयूएफ। एचयूएफ को आप एलएलपी में पार्टनर नहीं बना सकते, ठीक है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कोई नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर नहीं बन सकती जो कि नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर नोटिफाई कर दिया है कि सो एंड सो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर नहीं बन सकती एलएलपी में, तो वो माना जाएगा, ठीक है? वो बॉडी कॉर्पोरेट आपकी पार्टनर नहीं बन सकती एलएलपी में, ठीक है? उसके बाद जो आता है वो है पार्टनर पॉइंट नंबर 3। एक पार्टनरशिप फर्म जो है एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकती। और पार्टनरशिप कौन-सी होनी चाहिए? पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो इसमें बताया जाता है वेज टू बिकम अ पार्टनर इन एन एलएलपी। किन तरीकों से आप पार्टनर बन सकते हो एलएलपी में? इसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि फॉलोइंग कंडीशन गिविंग एलएलपी एग्रीमेंट। जब भी एलएलपी फॉर्म होती है तो उसका एक एग्रीमेंट होता है। एलएलपी एग्रीमेंट में अगर आपने तरीका मेंशन किया हुआ है या कंडीशन मेंशन की हुई है जिसको फॉलो करके आप पार्टनर बन सकते हो एलएलपी में, तो उन प्रोसीजर्स को, उन कंडीशंस को कंप्लाई करके या सेटिस्फाई करके आप पार्टनर बन सकते हो। एलएलपी एग्रीमेंट में जो भी कंडीशन दी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। या तो दूसरा होता है सब्सक्राइबिंग नेम्स इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो कि आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट करते हो उसके अंदर आप पार्टनर के नेम्स मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप पार्टनर बन सकते हो। ये 2 तरीके होते हैं। आ जाइए, पॉइंट नंबर 3 की बात करें, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। किन रीज़न से आप एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी इंक्लूड किया हुआ है। जब उनको कुछ पूछने को नहीं मिलता एग्जामिनेशन में, ये पूछ लेते हैं। स्टूडेंट को जनरली आंसर याद नहीं होता है, ठीक है? मैंने ये सिंपल पॉइंट में बता दिया, आप इसको पॉइंट को एज़ इट इज़ लिख के आ सकते हो, प्लस 2-4 लाइन में आप इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हो एक-एक पॉइंट को, ठीक है? एन इंडिविजुअल विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ पॉइंट नंबर 1, ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब किसी पर्सन को कोर्ट के थ्रू इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है और इनकी इंसॉल्वेंसी अभी भी चल रही है, वो बंदा अभी भी इंसॉल्वेंट है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। पॉइंट नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हैज़ अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज़ इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कोर्ट में अर्ज़ी लगाई हुई है, एप्लीकेशन लगाई हुई है कि इन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए, और वो एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है, मतलब कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया है। तो भी वो पर्सन अपने आप को डिस्क्वालिफाइड ही मानो उसको, ठीक है? वो पार्टनर नहीं बन सकता किसी भी एलएलपी में। ये 3 पॉइंट्स हैं, आप इसको याद करके रख लेना, बहुत आराम से नंबर मिलेंगे इसमें। ये पॉइंट जनरली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ उसको देख लेना आप लोग। बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ामिनेशन में। हालाँकि नंबर ऑफ क्वेश्चन्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन आप ये सोच कर देखो, आपके उसमें 4 चैप्टर हैं, 4 यूनिट है, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे बहुत सारी चैप्टर्स हैं, और आपको मैं हर एक चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन तो निकालने के नहीं दे सकता ना। तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का कवरेज जो है बहुत ही अच्छा है। आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ामिनेशन में बनेंगे, उसी में से बनेंगे, उसके बाहर आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है? पॉइंट नंबर 4 की बात करें, डेज़िग्नेटेड पार्टनर। डेज़िग्नेटेड पार्टनर होता क्या है, उसकी डेफिनिशन क्या है? डीपी मतलब डेज़िग्नेटेड पार्टनर, आप इसको ध्यान में रखिएगा। डीपी मीन्स एनी पार्टनर डेज़िग्नेटेड एज़ पर सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब एलएलबी एक्ट 2008, ठीक है? यही डेफिनिशन लिखी हुई है आपके उसमें, तो यही आप पेपर में भी लिख के आ जाओगे डायरेक्ट। आ जाओ, डेज़िग्नेटेड पार्टनर कितने होने चाहिए? मिनिमम तो 2 होने चाहिए।
मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, तो आप बढ़ा सकते हो 3, 4, 5 आप कितने भी रख सकते हो। लेकिन इसके साथ कंडीशन है। पहली बात, ये जो दोनों लोग हैं ना, ये दोनों के दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। इंडिविजुअल मतलब मैं और आप, जैसे और नेचुरल पर्सन होने चाहिए, ठीक है? और एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ रेसिडेंट इन इंडिया। दोनों में से कोई एक डेज़िग्नेटेड 2 मिनिमम रहने चाहिए, दोनों के दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए और दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है? अब 3 कंडीशन आती है, जैसे कि मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मैं मेंशन कर देता हूँ, ये एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मान लेते हैं 2 लोग हैं, ठीक है? दोनों ही इंडिविजुअल्स हैं, तो दोनों के दोनों डेज़िग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक उसमें पार्टनर मान सकते हैं कि 3 पार्टनर हैं, उसमें से 2 को आप डेज़िग्नेटेड पार्टनर बनाना, लेकिन उसमें से एक इंडिविजुअल है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है? तो इंडिविजुअल तो नॉर्मली अपना डेज़िग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता। तो बॉडी कॉर्पोरेट को क्या करना पड़ेगा? बॉडी कॉर्पोरेट को किसी एक नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो एज़ अ डेज़िग्नेटेड पार्टनर एलएलपी एक्ट में रहेगा। वो जो डेज़िग्नेटेड पार्टनर होगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेज़ेंट करेगा, उसके बिहाफ़ पे सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है? आ जाओ, इसको रीड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा आपका पॉइंट। बॉडी कॉर्पोरेट मस्ट अपॉइंट अ नॉमिनी, एक नॉमिनी उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, हु कैन बिकम अ डेज़िग्नेटेड पार्टनर एज़ ओनली इंडिविजुअल कैन बी डेज़िग्नेटेड पार्टनर, मतलब इंडिविजुअल ही बन सकता है, तो वो नॉमिनी को ही अपॉइंट करेंगे और नॉमिनी जो होता है वो नेचुरल पर्सन होता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट भी डेज़िग्नेटेड पार्टनर बन सकती है थ्रू नॉमिनी। अब रेसिडेंट इन इंडिया कौन होता है? रेसिडेंट इन इंडिया मैंने आपको बताया ना, रेसिडेंट इन इंडिया इज़ अ पर्सन हू हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज़ और मोर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर। ये हालाँकि रेसिडेंट इन इंडिया आपको एग्ज़ामिनेशन में देखने को नहीं आएगा, आप बस रेसिडेंट इन इंडिया मेंशन कर देना, आपको इसके अलावा कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, डेज़िग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीपीआईएन नंबर भी इसको कहा जाता है। अब ये डीपीआईएन नंबर क्या होता है देखिए, एक इंडिविजुअल हू वांट्स टू बिकम पार्टनर डेज़िग्नेटेड इन एलएलपी, मैंने यहाँ पे डेज़िग्नेटेड ब्रैकेट में डाल दिया था क्योंकि मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया था, लिखने में मेरे से थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे। डेज़िग्नेटेड को आप लोग यहाँ से इसके बिकम और पार्टनर के बीच में यहाँ पे डेज़िग्नेटेड ऐड करेंगे। तो ये सेंटेंस जो फॉर्म होगा वो इस तरीके का होगा कि इंडिविजुअल हू वांट्स टू बिकम डेज़िग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी, ठीक है? क्योंकि इंडिविजुअली डेज़िग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। उसको क्या फ़ॉलो करना है? उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक मोड में। किसको देनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है? इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड मतलब कि एक फ़ॉर्म नंबर स्पेसिफ़ाई किया गया है। इसमें आपको अप्लाई करना होता है। हालाँकि फ़ॉर्म नंबर आपको याद नहीं है तो मैनर प्रिस्क्राइब्ड, और आपको फ़ीस याद नहीं है तो रिक्विज़िट या प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस लिख के आप बच सकते हो। इसमें नंबर कोई भी नहीं कटने वाला है, ये मेंशन आप कर देना, कोई परेशानी नहीं है। ये स्टैंडर्ड होता है लिखने का, ठीक है? ये हर कोई फ़ॉलो करता है। तो इन्होंने एप्लीकेशन दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट 30 दिन के अंदर-अंदर, जब भी एप्लीकेशन रिसीव होगी उससे 30 दिन काउंट करोगे, उसके अंदर-अंदर आपको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं एप्लीकेशन के। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया, तो वो भी इंटीमेट करो एप्लीकेंट को कि भाई आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है और आपका डीपीआईएन नंबर सो एंड सो है। अगर रिजेक्ट हो गई है तो भी उस पर्सन को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीमेट करेगी, चाहे वो एप्लीकेशन उनकी एक्सेप्ट हो या तो रिजेक्ट हो, लेकिन इंटीमेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है? वैलिडिटी क्या रहती है डीपीआईएन की? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर की वैलिडिटी क्या रहती है? लाइफ टाइम। एक बार ले लिया, लाइफ टाइम वैलिड रहता है, ठीक है? अब एक पॉइंट आता है कि इफ अ पर्सन होल्ड्स, एक ही पर्सन के पास डिन भी है और डीपीआईएन भी है। डीआईएन मतलब होता है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीपीआईएन मैंने बता दिया, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर एक पर्सन के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और डीपीआईएन दोनों है, तो उस केस में क्या होगा? डीपीआईएन जो है वो कैंसल कर दिया जाएगा, ठीक है? और जो डीआईएन है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये सफिशिएंट हो जाएगा, shall be sufficient for being appointed as designated partner under LLP, मतलब उसको डीपीआईएन नंबर की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ डीआईएन नंबर की ज़रूरत थी। डीपीआईएन कैंसिल कर दो, डीआईएन के बेसिस पे उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया जाएगा। इसका सिर्फ रीज़न यही है ना कि डीआईएन या डीपीआईएन नंबर क्या होता है ना, एक यूनिक आईडी होती है बेसिकली। मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है यूनिक आईडी। जैसे आपका आधार कार्ड आईडी हो गया या कोई भी सीरियल नंबर होता है ना जो आपको अलॉट कर दिया जाता है, आधार कार्ड नंबर आपका सबका अलग-अलग होगा हर पर्सन का। वैसे ही डीआईएन और डीपीआईएन नंबर होता है, सबका अलग-अलग होता है। अब उस पर्सन को आइडेंटिफ़ाई करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे भी आप कोई भी लीगल काम करोगे वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ता है, कहाँ पे आपने ऑथराइज़्ड किया है, कहाँ पे आपने रिजेक्ट किया है, आप वहाँ मेंशन करोगे। तो आपको आइडेंटिफ़ाई करने में या गवर्नमेंट को आइडेंटिफ़ाई करने में या प्रॉपर अथॉरिटी को आइडेंटिफ़ाई करने में कि ये डीआईएन नंबर या डीपीआईएन नंबर किस पर्सन का और किसने ऑथराइज़ किया है,
तो वो उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होती है, बस इसीलिए इस चीज़ को रखा जाता है। आइए पॉइंट नंबर 6 की बात करें, लायबिलिटीज़ ऑफ अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। सेक्शन 8 में ये चीज़ दी हुई है। सेक्शन 8 किस चीज़ का? एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्वेश्चन आता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के साथ वो आपकी लायबिलिटी भी पूछ लेते हैं, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर उतने ज़्यादा नंबर का बनेगा नहीं। लायबिलिटीज़ वो ऐड कर देते हैं ताकि उस क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ाए जा सकें, ठीक है? आ जाओ। डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स, मैटर एंड द थिंग्स रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एलएलपी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जैसे कि फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स या रिटर्न्स, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 हो जाता है इसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रवेंशन, मतलब अगर कोई ब्रीच हुआ है, कोई वायोलेशन हुआ है लॉ का, मेड बाय एलएलपी एंड हैज़ टू बियर द पेनल्टीज। आ जाइए पॉइंट नंबर 7 की बात करें, चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर। सेक्शन 9 और सेक्शन 8 था हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटी के ऊपर। सेक्शन 9 आ जाता है आपका चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब जो चेंजेस है इसके भी दो तरीके हैं, ठीक है? अगर वैकेंसी है किसी रीज़न से, तो एलएलपी को अपॉइंट करना पड़ेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर 30 डेज़ के अंदर। ये पैराग्राफ फॉर्म में बाय द वे आपकी बुक में दिया हुआ था, मैंने इसको चार्ट के फॉर्म में बना दिया है, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो वैकेंसी है, 30 डेज़ के अंदर एलएलपी अपॉइंट करेगा। अगर कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है या एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 है। तो एक है या तो कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है। तो हर एक पार्टनर जितने भी है ना, उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर डीम्ड मान लिया जाएगा। मतलब डीम्ड मतलब उनको मान लिया जाएगा कि सारे के सारे जितने भी पार्टनर हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं। चलिए लगे हाथ पेनल्टी की भी बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 7, 8, 9, 7, 8 या 9 में कोई भी कॉन्ट्रवेंशन होता है, मतलब वायोलेशन होता है लॉ का, तो क्या-क्या पेनल्टी लग सकते हैं। 7(1) में अगर देखें, इसको रीड कैसे करोगे आपको मालूम है? सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008, मतलब ये कि अपॉइंटमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज़ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर इसका कोई वायोलेशन आप अपॉइंट नहीं कर पाए या किसी भी रीज़न से कुछ भी वायोलेशन होता है प्रोविज़न का, तो पार्टनरशिप एंड एवरी पार्टनर, उनके ऊपर फाइन लगेगा कम से कम 10,000 रुपए का, और जो कि बढ़ा के कब तक कितना किया जा सकता है? 5 लाख रुपए तक का फाइन बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? मैक्सिमम आपका 5 लैक्स है। 7(2) या 7(4) या 7(5) या सेक्शन 8 या सेक्शन 9 का वायोलेशन है, तो मिनिमम 10,000 है, व्हिच में एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज़। मैक्सिमम आपकी पेनल्टी इन सेक्शंस को वायलेट करने में 1 लाख रुपए की रहेगी। मिनिमम 10,000 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा फाइन के तौर पे। ये पॉइंट नंबर 9 को देखते हैं, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। इसमें 3 तरीके होता है, टर्मिनेशन होता है, रिटायरमेंट होता है, रिमूवल या एक्सपेंशन होता है, या फिर इसको सेसेशन भी बोल सकते हो आप। तो टर्मिनेशन के केस में क्या होगा? एज़ पर द टर्म्स गिवन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टर्मिनेट करना है तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स दिए हों उनके बेसिस पे किया जा सकता है। अगर कोई टर्म्स नहीं है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, टर्मिनेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं मेंशन की हुई है, तो क्या होगा? पार्टनर को रिमूव करना है, सबसे पहले उनको नोटिस दे दो, जिस पार्टनर को रिमूव करना है उसको नोटिस दे दो, ठीक है? 30 दिन का टाइम दे दो, उसमें रीज़न बता दो नोटिस में कि आपको क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है। और ये नोटिस जो है वो क्या कहते हैं, सभी के सभी पार्टनर के कंसेंट लेने के बाद आप जिस पर्सन को टर्मिनेट करना है उसको सर्व कर सकते हो। कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, और 30 डेज़ का टाइम देना बहुत ज़रूरी है, रीज़न भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। आ जाइए रिटायरमेंट की बात करें, रिटायरमेंट कब होता है? एक पर्टिकुलर एज आने के बाद रिटायरमेंट कर सकते हो। दो फिर पॉइंट नंबर 3 जो है वो है रिमूवल या एक्सपल्शन का। अगर एलएलपी एग्रीमेंट है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी एलएलपी एग्रीमेंट में दिया है उनको ही फॉलो करना पड़ेगा उसी स्टेप को। मेथड क्या हो सकता है? डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी को आप खत्म कर रहे हो, ठीक है? डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, एलएलपी को या पार्टनर को इंसॉल्वेंट आप डिक्लेयर कर रहे हो, या डेथ हो गई किसी पार्टनर की, या पार्टनर हो गया अनसाउंड माइंड का, तो भी जो है आपका टर्मिनेट हो सकता है पार्टनरशिप इंटरेस्ट। ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट है। ये सब जो है ना वो थ्योरी फॉर्म में दिया हुआ था, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको चार्ट्स के थ्रू बता दिया है, तो चार्ट में हर एक चीज़ कवर करना बहुत मुश्किल है। समझा तो मैंने दिया है, इसको वीडियो को देखने के बाद आप अपने नोट्स बना लेना, सेम फॉर्मेट में आप बना लोगे, एग्ज़ामिनेशन से 1 नाइट या 2 नाइट पहले भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद रहेगा। और ये वीडियो जो है वो तो इंटरनेट पे रहेगी, तो वो मैं हटाने वाला नहीं हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। दूसरा ये कि इसको पढ़ने के बाद एक बार बुक रीड कर लेना। रीड मतलब कि एक-एक पॉइंट उठा के देखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर-ऊपर से रीड मार के निकल जाओगे तो भी आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा सब कुछ। आ जाओ पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 की बात करें, रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चेंजेस। चेंजेस मतलब ये जो पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा ना अभी पॉइंट नंबर 9 में, इससे रिलेटेड अगर कोई चेंजेस हैं, तो उनको किस तरीके से आपको डील करना है। आ जाइए। अगर चेंज है पार्टनर के एड्रेस में या पार्टनर के नेम में, तो एलएलपी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 15 डेज़ के अंदर। किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? पार्टनर जो है वो एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। A person retires, expelled or ceases to be a partner
तो किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में चेंज हो गया सर। आपने बताया था हमारे इतने पार्टनर है, इतने डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसमें भी कोई भी चेंज होता है तो आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। और रीज़न क्या है बताने का? क्योंकि अमेंडेड जो है एलएलपी एग्रीमेंट वो रजिस्ट्रार के पास फाइल होनी चाहिए, उसका रीज़न यही है। तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को 30 डेज़ के अंदर ऑफ सच इवेंट। सच इवेंट मतलब कि एक्सपेल किया या सीज़ हो गया पार्टनर या रिटायर हो गया, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फाइल अमेंडेड एग्रीमेंट विथ रजिस्ट्रार विथिन 30 डेज़। ठीक है? आपको अमेंडेड एग्रीमेंट आप बनाओगे ना, जो नया एग्रीमेंट आप बनाओगे, उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा आपको। आ जाओ, चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ पार्टनर, और इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। यहाँ पे हमने एलएलपी में ऐड किया था इन्फॉर्म, अब यहाँ पे रजिस्ट्रार को करना है 30 डेज़ के अंदर। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा ₹2000 का, मिनिमम 2000 का फाइन पड़ेगा, और विच में एक्सटेंड अप टू 25,000, 25,000 तक का फाइन आपका बढ़ाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 11 को डिस्कस करें, पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ एलएलपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको यही सेंटेंस लिख दिया जाएगा, उसके बाद या तो ये जो सेंटेंस है नीचे वाला ये लिख दिया जाएगा, और आपको लिख दिया जाएगा एक्सप्लेन या इलैबोरेट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है आपके एग्जामिनेशन में। स्टूडेंट को समझ नहीं आता इसको लिखना कैसे है। तो आज जो मैंने बताया हुआ है, क्योंकि ये थ्योरी में दिया हुआ था, और इसको मैंने चार्ट के फॉर्म में बना के दे दिया है आपको। सिर्फ आपको इसको पॉइंट वाइज बनाना है, और जो एक्सप्लेनेशन है उसको पैराग्राफ फॉर्म में आप थोड़ा-थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आ जाओगे, पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कटने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्लीज़ स्किप मत करना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइल का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। इस क्वेश्चन को मैंने हाइलाइट करके रखा है बल्कि। हाइलाइट मतलब कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार-बार पूछा गया है। ठीक है? इसको छोड़ के आपको जाना ही नहीं है, किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है आपको। आ जाओ, एवरी पार्टनर ऑफ एन एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी इज एन एजेंट ऑफ एलएलपी। मतलब ये कि सारे के सारे पार्टनर जो है ना, एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, सारे के सारे पार्टनर एलएलपी के एजेंट होते हैं। ठीक है? एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। एक बार और रीड कर लेते हैं आपकी क्लियरिटी के लिए। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर। एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, सारे के सारे पार्टनर जो होते हैं वो एलएलपी के एजेंट होते हैं। इसमें अथॉरिटी एंड ऑफ एन एजेंट या पार्टनर की बात करें, 4 तरीके होते हैं: एक्सप्रेस अथॉरिटी, इम्प्लाइड, अपेरेंट और अथॉरिटी इन इमरजेंसी। समझाने वाला कुछ भी नहीं है, इसको आप याद कर लेना, एज़ इट इज़ आप याद करके लिख के आ जाना, इसमें नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है? समझाने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला हूँ। रीड करोगे समझ में आ जाएगा आपको। सिर्फ़ आपको एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, अपेरेंट और इमरजेंसी का मतलब समझ में आना चाहिए, बस वही है, ठीक है? अगर हम लोग बात करें एक्सप्रेस की, द पार्टनर हैज़ बीन गिवन एक्सप्रेस अथॉरिटी बाय द एलएलपी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एलएलपी विद द थर्ड पर्सन। और मतलब एलएलपी एक्ट के जो पार्टनर है ना, उसको एक्ट के थ्रू पावर दी गई है कि वो एलएलपी के बिहाफ में डील कर सकता है। एक्सप्रेस अथॉरिटी दी गई है एलएलपी के बिहाफ में डील करने की, तो एलएलपी जो है वो लायबल होगी फॉर सच एक्ट ऑफ द पार्टनर। इम्प्लाइड में है, इफ पार्टनर हैज़ बीन गिवन एक्सप्रेस अथॉरिटी, ही हैज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी आल्सो टू डू ऑल द थिंग्स व्हिच आर इncidental फॉर द अचीवमेंट ऑफ मेन पर्पस ऑफ एलएलपी। मेन पर्पस ऑफ एलएलपी तो लायबल हो जाएगा। एलएलपी को जो भी पार्टनर करेगा उसके एक्ट के लिए एलएलपी लायबल हो जाएगी। इसको सिर्फ़ आपको रीड करना, और कोई इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। मैं भी वही रीडिंग कर रहा हूँ, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं एक्चुअली में। अ पार्टनर कैन बाइंड एलएलपी बाय द एक्ट्स डन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अपेरेंट, बाय द एक्ट डन प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी इज़ बोनाफाइड। मतलब थर्ड पार्टी अगर बोनाफाइड है, तो जो पार्टनर है वो अगर एलएलपी के बिहाफ में कोई भी काम करता है, तो एलएलपी लायबल हो जाएगी। दिस एक्सप्रेस अथॉरिटी इज़ इन एक्सेस ऑफ हिज एक्चुअल अथॉरिटी, जितनी दी गई है उसके एक्सेस में रहती है इनकी अथॉरिटी, ठीक है? अथॉरिटी इन इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब कि अगर फर्म के ऊपर कोई भी लॉस आ रहा है, तो कोई भी प्रूडेंट पर्सन जो है वो अपने लिए जो चीज़ें करता, अगर उसने फर्म के लिए किया है तो फर्म लायबल हो जाएगी, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। इफ अ पार्टनर एक्सीड्स हिज अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट एलएलपी फ्रॉम लॉसेस इन एन इमरजेंसी एज़ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मतलब ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब कि नॉर्मल सूझबूझ जो रहती है ना, उसको ऑर्डिनरी प्रूडेंस बोलते हैं। वुड डू इन हिज ओन केस, अपने केस में अगर वो ऐसा करता, तो एलएलपी के लिए भी उसने सेम केस किया है, तो एलएलपी लायबल हो जाएगी फॉर सच एक्ट ऑफ अ पार्टनर। तो इसमें कोई भी चीज़ समझाने वाली नहीं है। मैं आप लोगों को एक बार इरेज़ करके दिखा देता हूँ। ये नोट्स आप लोग बना लेना, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद भी होता जाएगा, ठीक है? मैं इसको इरेज़ कर दे रहा हूँ। एक बार इस पेज को ना यहाँ से आप लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अपना पॉज़ करके लिख लो। ये पॉइंट है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है और ये है। यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो जाता है। पॉज़ करके लिख लेना, इतना ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएँगे इसमें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12, व्हिसल ब्लोइंग की। सेक्शन नंबर 31, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क करो।
इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, उनको लगता है विसल ब्लोइंग आएगा नहीं एग्जाम में, और यही एग्जामिनेशन में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, स्टूडेंट लिख नहीं पाता, छोड़ के आ जाता है। और मैं आपको बताऊं, इसमें ऑप्शन में आता है क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस होती है आपकी इन क्वेश्चंस में। तो बेसिकली आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 ऊपर, फिर और का ऑप्शन आ जाएगा, फिर 2 नीचे, मतलब 4 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से, पूरे यूनिट में से बेसिकली। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, वो उसमें से पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने कवरेज में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस का थोड़ा दे दिया है, क्योंकि 4 क्वेश्चन इसमें, और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस, बेसिकली हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस शायद आपको मिलेगी। मैं एक बार पैटर्न अभी डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से एग्जामिनेशन का, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा, अगले वीडियो में कोशिश करूँगा उसी पे आ जाए, जो पैटर्न है उस पर। तो हर क्वेश्चन में जब आपको चॉइस मिलेगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो बढ़ जाएंगे ना, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बढ़ा के दिया है थोड़ा सा। तो आप लोगों का 100% कवरेज है उसमें, उसके आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आ जाओ, विसल ब्लोइंग, द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बाय अ पार्टनर, एक पार्टनर प्रोवाइड करे या एम्प्लॉय प्रोवाइड करे, एम्प्लॉय किसका, एलएलपी का, ठीक है, विच अलर्ट्स द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, कंसर्न्ड अथॉरिटीज कोई भी हो सकती है, मतलब ये कि जैसे आपने स्कैम देखी थी, स्कैम 1992, यही थी शायद सीरीज जो हर्षद मेहता की उसमें बनी थी। उसमें जो स्टार्टिंग में फर्स्ट एपिसोड में सुचित्रा दलाल मैडम के पास एक बंदा आता है, बताता है कि इतने का फ्रॉड हुआ है, वो कौन होता है, विसल ब्लोअर होता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय वो उसी कंपनी का होता है, एसबीआई का ही एम्प्लॉय था ना वो, तो वो विसल ब्लोअर होता है। तो अब आपको समझ में आएगा, द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, उसने भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी बाई या पार्टनर, या तो पार्टनर प्रोवाइड करे या कोई एम्प्लॉय प्रोवाइड करे, ठीक है, ऑफ एलएलपी विच अलर्ट्स द कंसर्न अथॉरिटीज टू एनी रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड, कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर दिया है, उसमें फ्रॉड हो गया था, ठीक है, वहाँ पे कमिटेड था, बीइंग कमिटेड किया जा रहा है, मतलब फ्रॉड हो भी गया था, फ्रॉड किया भी जा रहा था, अगर उस सीरीज के माने हम लोग, तो बीइंग कमिटेड, जो हो रहा था वो भी, जो हो रहा है वो भी, और जो हो चुका था वो भी, विच इन्वॉल्व्स वायोलेशन ऑफ एनी लॉ, जिससे कोई भी लॉ का वायोलेशन होता है, और रूल्स इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग। हम लोग एक बार दोबारा से इसको रीड करेंगे, और ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एज इट इज आपको याद करना है, एज इट इज एग्जामिनेशन में लिख के आ जाना है। द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन बाई अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी विच अलर्ट्स द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू एनी रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड, कमिट हो चुका है, बीइंग कमिटेड, कमिट किया जा रहा है, विच इन्वॉल्व्स वायोलेशन ऑफ लॉ और रूल्स इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग, ठीक है। द पर्सन हु प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड विसल ब्लोअर, जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको विसल ब्लोअर कहते हैं, जो एक्ट है इसको विसल ब्लोइंग कहते हैं। अब लीगल पोजीशन क्या है इसकी, आ जाइए, ये लास्ट पॉइंट है आपका, इसके बाद ये वाला चैप्टर फिनिश, खत्म, ठीक है। इसके बाद एक और चैप्टर बनेगा, उसकी भी मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपके लिए दे दूं, तो ये पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। और आपको जान के ये चीज़ थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा कि इस यूनिट का ना हाईएस्ट वेटेज है आपके एग्जाम में, हाईएस्ट वेटेज है, मतलब 90 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा, और उसमें से एटलीस्ट 30% वेटेज इसका है। मैंने पेपर पैटर्न डिस्कस किया हुआ है आपका, जो सिलेबस का वेटेज है ना यूनिट वाइज मैंने डिस्कस किया हुआ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लेना। ये छोड़ के स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है आखिरी में, क्योंकि ये लास्ट में दिया रहता है, और ये बड़ा है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है, मैक्सिमम पार्ट जो है वो छोड़ के चला जाता है, तो उसको इसलिए एग्जामिनेशन में मार्क्स कम मिलता है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को ना पहले खत्म करवा दिया। आ जाओ लीगल पोजीशन की बात करें, द कोर्ट और ट्राइब्यूनल में रिड्यूस द पेनल्टी अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी, एक कंडीशन पे, दैट सच पार्टनर और एम्प्लॉय प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर फाइंडिंग आउट द ऑफेंस, ऑफेंस क्या हुआ उसको फाइंड आउट करने के लिए, और मेन कल्प्रिट उसका क्या है उसको पकड़ने के लिए, ठीक, अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तब जो है कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है उनकी जो पेनल्टी है वो रिड्यूस कर सकती है, ये पावर जो है कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास ही रहेगी, और कोई नहीं कर सकता। दूसरा, द विसल ब्लोअर हु हेल्प्स इन कन्विक्शन ऑफ द गिल्टी, गिल्टी मतलब मेन कल्प्रिट जो रहता है ना उसके कन्विक्शन में, क्योंकि बयानबाजी होती है ना, इन्होंने बयान दे दिया तो उस पर ही तो कार्रवाई होगी, तो कन्विक्शन ऑफ द गिल्टी विल बी प्रोटेक्टेड, मतलब जो भी विसल ब्लोअर है जिन्होंने इन्फॉर्मेशन सप्लाई की है वो प्रोटेक्टेड है। सच प्रोटेक्शन शेल नॉट बी अवेलेबल इफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है तो इनको प्रोटेक्शन थोड़ी मिलेगी, जो भी एम्प्लॉय या पार्टनर है उनको नहीं मिलेगी, अगर एम्प्लॉय या पार्टनर ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है तो उनको मिलेगी प्रोटेक्शन जो है कोर्ट की या ट्राइब्यूनल की तरफ से। तो ये वाला चैप्टर हमारा होता है फिनिश, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर और बचा है जैसा कि मैंने बताया, उसके बाद ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी शुरू किया है, उसके लेक्चर्स मैं आपको दे दूंगा, और उसके बाद हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो बेसिकली एग्जामिनेशन से जस्ट पहले पहले आपका सारा का सारा सिलेबस हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, इम्पॉर्टेंट की लिस्ट है, उसमें मैंने क्वेश्चंस दे दिए हैं,
लेकिन मैंने आंसर्स नहीं प्रोवाइड किए हैं। तो बेसिकली जब मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूँगा तो लिस्ट को मैं अमेंड करूँगा, लिस्ट को मैं अमेंड करूँगा और अमेंड करने के बाद मैं उसके अंदर आपको क्वेश्चन के साथ उसके आंसर्स भी दे दूँगा, ठीक है? अभी आप अपने लेवल पे अपने लेवल पे आप लोग उसके आंसर्स को प्रिपेयर करो, उसके बाद मैं आंसर दे दूँगा। आंसर किस फॉर्म में रहेंगे? आंसर वीडियोज़ के फॉर्म में रहेंगे। यही जो वीडियोज़ है मैं इसमें टाइमलाइन लगा दूँगा, आपको पता लग जाएगा किस टाइमलाइन से कौन-सा आंसर है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है? आपके नोट्स तो तैयार हो रहे हैं, मैंने नोट्स आपको बता ही दिए हैं, आप लिखते जाओ साथ-साथ में। नोट्स तैयार हो गए, क्वेश्चन आपके पास है ही, ठीक है? उसके साथ मैं अपने वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा जिसके थ्रू आपको आंसर पता लग जाएगा। उन्हीं क्वेश्चन के जस्ट नीचे उनका वीडियो लिंक होगा, तो क्वेश्चन आप रीड कर लो, आंसर वीडियो के थ्रू प्रिपेयर कर लो। तो आपके नोट्स कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन हो गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कंप्लीट हो गई। तो आपका फुल फ्लेजेड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग 10 ईयर जो है ना, उसको रेफ़र करना बंद कर दो प्लीज़। चाहे वो किसी की भी हो, ये रेफ़र करना बंद कर दो, ठीक है? इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, क्यों रेफ़र नहीं करना है, इसके बहुत मेजर पॉइंट है, आपको एग्ज़ामिनेशन में पास नहीं करवा पाएगा ये। सीबीसीएस और एनुअल मोड तक ये ठीक था, अब जो है एनईपी में तो ये बिल्कुल बेकार है। जब पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, तो किसी काम नहीं आने वाली है। सिर्फ़ आपको एसओएल का मटेरियल जो है वो रेफ़र करना है और अगर एसओएल का मटेरियल आपको बल्की लगता है, तो आप वीडियोज़ देखो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर कर लो, आपका सारा काम हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो मैं ये वीडियो को रैप अप करता हूँ गाइज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में।